ethanol का it is considered to be a sedative hypnotic drug. ठीक है, जब हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स या सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स डिस्कस करते हैं तो उनमें एथेनॉल फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी. एंड आउटराइटली आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इट इज़ ए CNS डिप्रेसेंट, कॉन्ट्रेरी टू द कॉमन बिलीफ कि जी ये कोई एक्साइटेटरी ड्रग है या CNS की स्टिमुलेंट है. ऐसा हरगिज़ नहीं है. इट इज़ ए सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग एंड इट इज़ ए डिप्रेसेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो हम 3 अल्कोहल्स हैं जो कि कॉमनली अभी कम अक्रॉस. उनमें एथेनॉल है जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और मेथेनॉल है जिसे मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है, और देन एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, ये तीसरी अल्कोहल है जो इंडस्ट्री में यूज होती है. तो एथेनॉल अगरचे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के ग्रुप में है, लेकिन असल में इसका जो सोशल यूज है दैट मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन फार्माकोलॉजी. इसलिए कि इसके एक्यूट CNS इफेक्ट्स होते हैं जब ये सोशली कंज्यूम की जाती है, और कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे पीते हैं, कुछ लोग सेलिब्रेशंस के लिए इसको पीते हैं. तो उन सारी सिचुएशंस में many times they end up in the hospitals. तो वो हम डिस्कस करेंगे कि उनके साथ क्या होती है और वो लोगों के साथ क्या करते हैं, how does it act and how to get rid of it and how to get the patient out of that acute intoxication or chronic alcoholism. हम सारे कुछ पे आज बात करेंगे. It's going to be an interesting lecture, इसलिए आप थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करें तो आपको ये बुक से पढ़ना बहुत आसान रहेगा. ठीक है, क्या इसके एक्यूट इफेक्ट CNS के ऊपर जो होते हैं वो सबसे अहम है. उसमें एक सेकंड में यहाँ पे आपके लिए लेजर पॉइंटर. एक्यूट इफेक्ट जो CNS के ऊपर होते हैं उनको अगर आप देखें तो नंबर 1 इज सेडेशन. ठीक है, थोड़ी सी सेडेटिव हिप्नोटिक्स में से हैं तो थोड़ी सी ये सेडेशन काज करते हैं. एंजाइटी से थोड़ी देर के लिए बंदे को एक रिलीफ सी महसूस होती है. और लॉस ऑफ इनहिबिशन. बंदा जो भी काम जिंदगी में करता है वो उसके हायर सेंटर से 2 तरह के सिग्नल्स उसे आ रहे होते हैं. एक उस काम को करने की अर्ज होती है, और दूसरा उस काम के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए अपने प्रीवियस नॉलेज की बना पे उसको इनहिबिट करता है. ठीक है, लाइक इफ यू कम अक्रॉस ए सिचुएशन जहाँ पे आपको कुछ करने को दिल कर रहा है, तो फ्रॉम द हायर सेंटर्स देयर आर आल्सो मैसेजेस व्हिच टेल यू नॉट टू डू इट. ठीक है, और उस अर्ज और उस इनहिबिशन के बीच में बंदे का फेल या उसका एक्शन या उसका करेक्टर डिसाइड होता है. तो व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इनहिबिशन, जो कि अल्कोहल कॉज करती है कि ऊपर से जो उसको इनहिबिटरी मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो रेकलेस हो जाता है. फिर वो ये किसी चीज़ को, किसी काम को करते वक्त उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखता. ठीक है, लाइक अगर वो गाड़ी चला रहा है और उसका दिल कर रहा है गाड़ी को तेज चलाने को, तो another message from the higher centers on the basis of his previous experience tells him कि we not to drive so rash. लेकिन जब लॉस ऑफ इनहिबिशन हो जाती है तो वो फिर वो जो इनहिबिटरी सिग्नल ऊपर से आ रहा होता है वो वहाँ पे नहीं होता, एंड ही थिंक्स कि आई कैन ड्राइव एज फास्ट एज आई कैन एंड नथिंग बैड वुड हैपन. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे एंड अप इन कार एक्सीडेंट्स. ठीक है, ड्राइविंग करते जो लोग अल्कोहल पी के वो सूनर और लेटर दे फॉल इनटू ट्रबल. ठीक है, उसके बाद इम्पेयर्ड जजमेंट. ये एक और मतलब चीज़ जो ड्राइविंग में ख़ास तौर पे आपको हर वक्त सड़क के ऊपर जाते हुए सामने से आती हुई गाड़ियाँ और दाएं बाएं के लोग, और यू नीड जजमेंट एट अ वेरी फास्ट ट्रैक. यू हैव टू मेक जजमेंट्स, और जब आपकी जजमेंट इम्पेयर हो जाती है तो यू कैन नॉट ड्राइव सेफली. ठीक है, इसके अलावा इफ दे कम्युनिकेट विद द पीपल, तो इनिशियली उस डिसइनहिबिशन या लॉस ऑफ इनहिबिशन की वजह से दे टेंड टू स्पीक आउट एवरीथिंग दे हैव इन देयर माइंड. बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं लोग, और लोग स्पीचेस करने से पहले और समटाइम्स लेक्चर डिलीवर करने से पहले वो 1-2 घूंट पी लेते हैं, इसलिए कि उनकी वो इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है और वो खुल के बोलते हैं. लेकिन उसके साथ साथ देयर इज स्लरिंग ऑफ स्पीच.
ठीक है, जो मेरी उम्र में आके वैसी थोड़ी सी स्लरिंग हो जाती है, लेकिन जो अल्कोहलिक्स होते हैं, इवन व्हेन दे आर यंग, इफ दे हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल एंड व्हेन दे टॉक टू द पीपल देयर इज स्लरिंग ऑफ स्पीच, उनके अल्फाज लड़खड़ा रहे होते हैं। एटेक्सिया, वो मतलब चलने में मुझे लड़खड़ाहट, या वो सीधी लाइन पे चल नहीं सकते। और इंटरेस्टिंग ये कि अगर कोई लोग ये somebody is caught while driving ड्रंक, तो उनको जो फिर उनको टेस्ट किया जाता है, उसमें उन्हें एक सीधी लाइन पे चलने को कहा जाता है, और वो नहीं चल पा रहे होते, इसलिए कि वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं अल्कोहल से। और जो सीधी लाइन पे खुद नहीं चल पा रहा, वो ड्राइविंग कैसे करता। तो that is how they identify the person that he is intoxicated। ठीक है, impaired driving ability, ये 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा जब ब्लड में कंसंट्रेशन हो जाती है, तो ये सारा कुछ हो जाता है। उससे बिफोर दैट there may be little of sedation and relief from anxiety, but as soon as patient crosses the 60 milligram per deciliter this level in his blood, तो उसके बाद ये ऊपर वाली सारी चीजें, loss of inhibition, impaired judgment, blurring of speech, ये शुरू हो जाती है। 120 मिलीग्राम, उससे जब अगर क्वांटिटी डबल हो जाती है ड्रंकननेस की वजह से, ज्यादा पीने की वजह से, तो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब ज्यादा होती, तो उसको हम ड्रंकननेस कहते हैं, कि वो इसकी सूरत हाल ठीक नहीं है। ड्रंकननेस इज द राइट वर्ड। और अगर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चला जाए, तो फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, सीवीएस का डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे जाके पेशेंट में और द पर्सन में डाई। और बहुत इंटॉक्सिकेशन से डेथ्स होती हैं दुनिया में, स्पेशली जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं एंड दे ट्राई टू गेट अ किक by consuming alcohol, and in spite of taking more and more alcohol, they do not get that kick, क्योंकि ये तो CNS डिप्रेसेंट है। वो इनिशियल जो यूफोरिया होता है वो सेटिसाइड हो जाता है, और वो दे फॉल इनटू मोर एंड मोर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीवीएस का डिप्रेशन, कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट, और वो कमाटोज सी सूरत हाल में चले जाते हैं, दे पास हो गए। ठीक है, सो ये एक्यूट इफेक्ट्स है CNS के ऊपर उन सारी अल्कोहल के। इथाइल अल्कोहल की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल हम एंड पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ऑल दिस साइंस एंड सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ दिस एथेनॉल और उसके CNS के इफेक्ट। इवन एट लो ब्लड कंसंट्रेशंस, हार्ट इज सिग्निफिकेंटली डिप्रेस्ड। हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट अल्कोहल का शुरू में ही आना शुरू हो जाता है, और बड़ी लो कंसंट्रेशन में भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, विजुअलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया भी समटाइम्स हो जाता है कि पेशेंट का हीट लॉस ज्यादा हो जाता है, पसीना उसे बहुत ज्यादा आता है, और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, जो सर्दियों में उसको मतलब समटाइम्स शिवरिंग भी शुरू हो जाती है। ठीक है, बॉडी ट्राइज टू कंजर्व द हीट। तो ये एथेनॉल के जनरली इफेक्ट्स और राइटली मैंने आपको कुछ बता दिए ताकि यू गेट ऑन बोर्ड। अब क्लिनिकल इश्यूज अल्कोहल से रिलेटेड क्या है, ये 2-3 तरह की सिचुएशंस हैं। ठीक है, कि हम अल्कोहल क्यों पढ़ाते हैं, फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, इवन मेडिसिन वाले भी पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारी इमरजेंसीज में हर दूसरे चौथे दिन, बावजूद इसके कि हम एक सो कॉल्ड इस्लामी मुल्क हैं और यहाँ पे शराब मैसर नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल वो मैसर है, और बहुत सारे लोगों को मैसर है, और दे some of them get intoxicated when they take it on their celebrations, birthdays पे, parties पे, ईदों पे, और कुछ ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे पीते हैं। तो जो एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल किसी ने कंज्यूम कर ली है, तो जो पेशेंट के साथ होता है, जो हमने पिछली स्लाइड में ये सारा कुछ डिस्कस किया है, ये वाली सारी चीज़ें जब उसके साथ होती हैं और इट इज़ ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, तौर पे ऐसे लोग कोई ना कोई या तो एक्सीडेंट करके या किसी के साथ लड़के या कोई गोल गोपाड़ा करने की बिना पे दे आर एप्रीहेंडेड, और फिर जब उन्हें हॉस्पिटल में लाया जाता है तो वी हैव टू ट्रीट देम। उस इंटॉक्सिकेशन में से उनको निकालना है, उतनी देर उन्हें हॉस्पिटल रखा जाता है जितनी देर तक उस इंटॉक्सिकेटेड स्टेट से नहीं निकलते, और जब सब कुछ उनकी सेहत बहाल हो जाती है तो फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि कुछ क्या किया। ठीक है, दूसरी चीज है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म इज शराब पीने की आदत
वो लोग जो कि अल्कोहल को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर अल्कोहल के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, एंड दे गेट एडिक्टेड टू इट। और फिर उनकी कोई शाम, अगर वो शाम को पीते हैं तो कोई शाम उसके बगैर गुजरती नहीं है, एंड दे बिकम रेस्टलेस। और अगर उनको मैसर ना हो या उनको ऐसी सूरत हाल में कहीं पे बंद कर दिया जाए जहाँ पे उन्हें अल्कोहल ना मैसर हो, या शहर में वैसे मैसर ना रही हो, तो वो विथड्रॉल सिम्टम्स का शिकार हो जाते हैं। उसको हम फिर कहते हैं अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम। क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ के ऊपर, लिवर के ऊपर, बाकी सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट आते हैं। तो मेनी अ टाइम्स द पेशेंट हिमसेल्फ वॉक्स इनटू द क्लिनिक और हिज फैमिली ब्रिंग्स हिम टू द डॉक्टर कि जी इनकी अल्कोहल आप छुड़वा दें। ठीक है, तो ये एक अलहदा इशू है। और अगर आप उसकी छुड़वा देते हैं अल्कोहल, तो उसके बाद फिर उसमें विथड्रॉल सिंड्रोम जनरेट होता है। उसको हैंडल करना एक तीसरी सिचुएशन है जो कि हमारे लिए क्लिनिकल इशू है। और ये तीनों काम हमें, यानी एज डॉक्टर्स वी हैव टू डू दैट। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन को हैंडल करना, अल्कोहलिज्म को हैंडल करना, और अगर किसी की अल्कोहल छुड़वा दी गई है तो उसमें जो सिम्टम्स आ रही है, अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम जो उसमें आ गया, उसमें रेनोरिया और बहुत कुछ चीज़ें वैसी जैसे मॉर्फिन विथड्रॉल की सिम्टम्स उससे मिलती जुलती इसकी भी है, उसको बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्लिनिकल इश्यूज हैं, और इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको हर एक की अलहदा से मैनेजमेंट बतानी है। अब हम थोड़ी सी इसकी काइनेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अल्कोहल व्हेन वी कंज्यूम और समबडी कंज्यूम्स, तो वो रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटल बॉडी वाटर। क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होती है, लिहाजा तमाम सेलुलर मेम्ब्रेन्स और वास्कुलर और कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हुए इट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द होल बॉडी वाटर। ठीक है, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, लिवर में इसकी ब्रेकडाउन होती है, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज एंड लंग्स। लंग्स से भी थोड़ी सी, यानी जब ये सर्कुलेशन में चारों तरफ घूम रही होती ब्लड में, तो चूंकि हमारे हर सांस के साथ ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है एयर की, तो उसमें ये लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीट होती है। और सांस में अल्कोहल की एक पेक्यूलर सी स्मेल होती है लोगों के आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल, अगले 2-3-4 घंटे तक वो रहती है उनकी सांस में। तो दिस इज डायग्नोस्टिक। अगर कोई पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस आता है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो आप उसके स्मेल को उसके ब्रेथ को स्मेल करके आप मतलब यू कैन आइडेंटिफाई के यस ही हैज कंज्यूम्ड अल्कोहल। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका फुली अंडरस्टूड नहीं है। ये इतनी सारी दुनिया में सबसे वाइडली यूज्ड मतलब ड्रग ऑफ अब्यूज है, लेकिन ना इसका भी स्पेसिफिक रिसेप्टर हमें बॉडी में मिला। और कुछ लोगों का ख्याल है कि गाबा रिसेप्टर्स, चूंकि सारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं और गाबा में मैटिक होते हैं, तो ये गाबा रिसेप्टर जो कि इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस में, ये उनको फैसिलिटेट करती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। एक और ऑब्जर्वेशन है कि ग्लूटामेट जो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक एनडीएमए रिसेप्टर्स होते हैं, स्पार्टेट रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं, ये उनको इनहिबिट करती है। ये सेपरेट ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा मॉडिफाइज एक्टिविटीज ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी एंड आयन चैनल्स, मतलब ये आयन चैनल्स को भी इफेक्ट करती है और सेकंड मैसेंजर्स को भी इफेक्ट करती है। तो सारी बॉडी में इसने एक धूम मचाई होती है और पता नहीं कहाँ पे क्या कर रही होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट रियली अंडरस्टूड। ठीक है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। अब जब किसी ने अल्कोहल कंज्यूम की तो बॉडी में उस अल्कोहल के साथ क्या होता है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि अगर आपको जनरल फार्माकोलॉजी समझनी है तो आपको अल्कोहल को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए कि इसमें बहुत सारे, इसमें आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी नजर आ जाएगी, इसमें मैक्सिमल मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी टोटल बॉडी वाटर के बराबर नजर आ जाएगा, इसमें माइक्रोसोमल ब्रेकडाउन भी इसकी नजर आ जाएगी, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें आपको टॉलरेंस भी नजर आ जाएगी, इसमें आपको एडिक्शन भी नजर आ जाएगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप अल्कोहल को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अल्कोहल बॉडी के अंदर 2 एंजाइम सिस्टम्स हैं जो कि एथेनॉल को या एथाइल अल्कोहल को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एसिटाल्डिहाइड बनता है। एक एंजाइम सिस्टम जो है उसको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ठीक है, ये लिवर में भी पाया जाता है और किसी हद तक जीआईटी में भी पाया जाता है। और ये करता है कि ये
NAD एक को एंजाइम होता है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये मैंने पीछे इसका लिखा हुआ नाम, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये को एंजाइम होता है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में कंज्यूम होता है, लेकिन इसकी बॉडी में क्वांटिटी या मिकदार कम होती है, इसलिए दिस अवेलेबिलिटी ऑफ दिस कोएंजाइम बिकम्स ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर दिस पाथवे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पाथवे जो है इसकी ब्रेकडाउन का, अल्कोहल की का, उसमें NAD की अवेलेबिलिटी का कम होना, दैट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर, और इसकी वजह से एक खास मिकदार ही अल्कोहल की ब्रेकडाउन होती है इस पाथवे से, और जब एक खास मिकदार ही ब्रेक डाउन हो और कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज ना हो रहा हो तो उसको हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जो है ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब तक इतनी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में जब होती है अल्कोहल की, तो ये उस वक्त तक ये इफेक्टिव रहता है और एक फिक्स्ड अमाउंट अल्कोहल की ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अवेलेबिलिटी में और इसके एक्शन में थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। मसलन ये कि फीमेल्स में ये GIT में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो कम होता है, ठीक है, इसलिए उनमें मेटाबॉलिज्म अल्कोहल का मेल्स की निस्बत जरा कम होता है। तो अगर कोई फीमेल भी उतनी ही अल्कोहल कंज्यूम करे और कोई मेल भी उतना ही अल्कोहल कंज्यूम करे, दोनों ने मतलब एक एक पैक पिया है अगर, तो उसके बाद फीमेल में जो उसकी इंटॉक्सिकेशन है या जो उसके इफेक्ट्स आएंगे वो ज्यादा आएंगे। उसकी दो वजह है, एक तो ये कि उसके अंदर GIT के अंदर वो वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कम होता है मेल्स की निस्बत, सो देयर इज लेसर ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल, सो अल्कोहल एज सच सर्कुलेट उनके सिस्टम से करती रहती। दूसरी ये कि ख्वातीन में फैट कंटेंट बॉडी, उनमें ओवरऑल फॉर द सेम वेट, अगर दो एक मेल और फीमेल दोनों एक ही वजन के हों तो मेल में जो वाटर कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। तो चूंकि वो वाटर कंटेंट ज्यादा मेल में ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की ब्लड में कम हो जाती है, वो ज्यादा वाटर में डिसॉल्व होती। फीमेल्स में चूंकि वाटर कंटेंट भी कम होता है, इसलिए उसमें उनमें कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू बी मोर with the consumption of same amount of alcohol। तो ये थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन है, आपके इंटरेस्ट के लिए आपको मैंने बता दी। तो ये एक पाथवे तो ये है कि एथेनॉल इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाल्डिहाइड थ्रू दिस pathway, but this pathway is only a fixed amount pathway, जिसमें एक मखसूस मिकदार अल्कोहल की सिर्फ ब्रेक डाउन हो सकती, और 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये इफेक्टिव होता है। उसके ऊपर फिर NAD कम पड़ जाता है और अल्कोहल बिल्ड होना शुरू हो जाती है। लेकिन लकीली वी हैव गॉट अनदर हाफ माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम, माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम हम इसको कहते हैं। ये जब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन एथेनॉल की, तो फिर ये वाला एंजाइम सिस्टम, माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें भी NADPH यानी उसमें कोई एंजाइम है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ये सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता है और ये बॉडी में ब्रेक डाउन अल्कोहल की करता है जब अल्कोहल की क्वांटिटी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाती। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे नीचे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा होता है, और जब उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो तब कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। तो इसको माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर द एंड प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड। Ethanol is broken down into acetaldehyde, or then for acetaldehyde is further broken down into acetatoins and water। ये कौन करता है? ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये इसी वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज था, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है। और इस एंजाइम की खास बात ये है कि एशियंस में जेनेटिकली ये थोड़ा सा कम होता। अल्लाह ने एशियंस को वैसे ही थोड़ा सा नेक बनाया कि इनमें ये एंजाइम कम होने की वजह से इफ दे कंज्यूम अल्कोहल तो ये एसिटेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और एसिटाल्डिहाइड आगे एसिटेट एंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो देयर इज ए बिल्डअप ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन द बॉडी। ये बॉडी में
एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही, क्योंकि ये वाला एंजाइम एशियंस में कम होता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि एसिटाइलडिहाइड अगर बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा हो तो दैट कॉज वॉमिटिंग, that cause headache, that causes hypertension. इसके अपने adverse effects हैं बहुत सारे. So these people, lucky Asians, if they consume alcohol, तो outrightly उन्हें sometimes बहुत थोड़ी क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद भी जब इस एंजाइम के कम होने की बिना पे एसिटाइलडिहाइड उनका बढ़ जाता है एंड दे स्टार्ट वॉमिटिंग। और ये आपको ऑन एंड ऑफ जो लोग उस किस्म के हॉस्टल्स में और एनवायरमेंट्स में रहते हैं, दे मस्ट हैव सीन दिस सिनेरियो कि somebody after consuming alcohol after half an hour he starts vomiting। ठीक है। और जिन लोगों में हम अल्कोहल छुड़वाना चाह रहे होते हैं उनको हम इस एंजाइम को खुद इनहिबिट करते हैं। ये डाइसल्फिराम आगे जाके हम एक ड्रग है, इसका जिक्र करेंगे, उसका मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हम इस एंजाइम को बाहर से, डाइसल्फिराम एक ड्रग है जो दे के हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर कोई बंदा रेगुलर अल्कोहलिज्म का शिकार है और अल्कोहल कंज्यूम करता है और बाज नहीं आ रहा तो उसको चुपके से आप डाइसल्फिराम की टेबलेट दे देते हैं, या अगर वो खुद विलिंग है या चाहता है कि छोड़ दे शराब पीना तो आप उसको डाइसल्फिराम की एक टेबलेट डेली देते हैं। और वो जब उसको कंज्यूम करता है उसके बाद अल्कोहल को, तो एसिटाइलडिहाइड की ब्रेकडाउन एसीटेट पॉइंट्स में नहीं होती और एसिटाइलडिहाइड का ब्लड लेवल बढ़ने से उसको नाउसिया शुरू हो जाता है। तो एवरी टाइम ही कंज्यूम्स अल्कोहल he gets nausea because he is taking disulfiram which has inhibited this enzyme. So उसका नेट इफेक्ट ये आता है वो जब भी अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो यूफोरिया या प्लेयर की बजाय उसको नाउसिया शुरू हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा कि यार ये क्या बकवास है, मैं नहीं इसको कंज्यूम करता। ठीक है। तो ये डाइसल्फिराम का इफेक्ट है। ये वाली ड्रग ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये हम इसमें ये मेथनॉल की पॉइजनिंग, ये एथिलीन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग जो होती है तो उसमें हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं ताकि उसकी ब्रेकडाउन ना, वो हम बाद में डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है। ये जो माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम था ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाके काम करता है एंड दिस इज इंड्यूस्ड बाय क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। यानी जो लोग रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर ये एंजाइम्स इंड्यूस हो जाते हैं। तो जब ये एंजाइम्स इंड्यूस हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो अल्कोहल का जल्दी मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। मोर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर अवेलेबल टू ब्रेक डाउन अल्कोहल एंड देन व्हेन देयर वुड बी मोर एंजाइम्स अवेलेबल टू कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल, तो क्या होगा कि बंदे को अल्कोहल कंज्यूम करने के बावजूद भी उसके अंदर वो अल्कोहलिक वाले इफेक्ट्स जो वो अचीव करना चाह रहा था या जो वो यूफोरिया गेन करना चाह रहा था उसको नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि टॉलरेंस डेवलप हो गई। तो टॉलरेंस डेवलप होने की एक तो वजह ये है कि सेंट्रल मतलब नर्वस सिस्टम हमारा अडेप्ट कर लेता है उसको और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, या रिसेप्टर्स अगर कोई हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते उस तरह से अल्कोहल को जैसे पहले कर रहे थे। और एक वजह ये है कि यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक लेवल पे ही, और ये फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन की बड़ी अच्छी मिसाल है या एंजाइम इंडक्शन की बड़ी अच्छी मिसाल है कि अल्कोहल इटसेल्फ induces microsomal enzymes which are responsible for breakdown of alcohol. So when these enzymes are increased, more the person would be consuming, more would be broken down rapidly. तो उसके अंदर नेट जो सर्कुलेटिंग उसका पार्ट पहुंचेगा सर्कुलेशन में अल्कोहल का, दैट वुड बी लेसर। ठीक है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस एक तरह से डेवलप हो जाएगी। ठीक है। दूसरा ये कि आइसेटामाइनोफेन वही एंजाइम, चूंकि आइसेटामाइनोफेन की भी उन्हीं माइक्रोसोमल एंजाइम्स में से कुछ रिस्पॉन्सिबल है। आइसेटामाइनोफेन जो कि पैरासीटामोल के नाम से आती है, ये हमारे एनाल्जेसिक है। इसकी टॉक्सिसिटी इसलिए हो जाती है कि जो एंजाइम्स अल्कोहल की ब्रेकडाउन करते हैं उन्हीं में से कुछ एंजाइम्स एसिटामाइनोफेन की ब्रेकडाउन से भी करते हैं। एसिटामाइनोफेन इज ए ड्रग, अगर वो ठीक डोज में ली जाए तो इसके खास एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर इसकी डोजेज किसी वजह से ज्यादा ले ली जाए तो
उसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं दे डैमेज द लिवर वेरी बैडली। तो जब हमने ये एंजाइम्स क्रोनिक अल्कोहलिक्स में इंड्यूस हुए होते हैं, तो जब हम एसिटामिनोफेन थोड़ी सी भी लेते हैं तो उसकी वो फौरन ब्रेक डाउन करके एकदम से बहुत सारे मेटाबोलाइट्स जो है वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और वो लिवर को डैमेज करते हैं। इनफैक्ट वो लिवर में ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन इसकी लिवर में हो रही होती है, तो वो लिवर के टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी जो है वो इनहेंस हो जाती है, एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्पेशल फीचर है इसका, ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह से ये जो डाइसल्फिराम थी, जो कि एल्डिहाइड ने इसको ब्लॉक कर रही थी। कुछ और ड्रग्स भी हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल है, जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं जो डायबिटीज में ली जाती है, या स्फेलोस्पोरिन है। इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बुक में ये बताया जाएगा, या टीचर्स बताएंगे कि दीज ड्रग्स हैव डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट। इन ड्रग्स का डाइसल्फिराम जैसा इफेक्ट होता है। व्हाट डू दे डू इज दैट दे इनहिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। और इन जो लोग ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, जो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, जब भी ये ड्रग्स कंज्यूम करेंगे तो उन्हें नाउसिया होगा या उन्हें वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन ड्रग्स का डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट है, क्योंकि डाइसल्फिराम वाज द ओरिजिनल ड्रग व्हिच वाज यूज्ड टू डिस्करेज द एल्कोहलिक्स। ठीक, तो ये आप तो ये डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट भी समझ आ जाना चाहिए इसी चैप्टर में, क्योंकि ये बुक में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ड्रग्स को डिस्कस करते हुए इसका जिक्र आता है। अब क्रॉनिक इफेक्ट्स अल्कोहल के क्या है, वो तो मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस कर लिया। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, पहली चीज ये कि टॉलरेंस उनके अंदर आ जाती है, और मैंने वजह उसकी बता दी कि एक तो ये कि सीएनएस अडेप्ट कर जाता है उनका, सीएनएस उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता सर्कुलेटिंग अल्कोहल को जैसे पहले करता था जब इनिशियली कोई कंज्यूम करता था। जब इनिशियली बंदा कंज्यूम करता है, जो मैंने शुरू में आपको 3-4 कंडीशंस बताई एक्यूट इफेक्ट्स अल्कोहल के बताए, ये सारे ये परसेंटेजेस कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे जाके उसकी स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाएगी और जजमेंट इम्पेयर हो जाएगी, और 120 मिलीग्राम पे ड्रंक हो जाएगा वो बिल्कुल, और 300 मिलीग्राम पे, ये सारी उन लोगों के लिए कंसंट्रेशन है, उन लोगों के बारे में बात की है जो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। जो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी ये वाली क्वांटिटीज इससे कहीं ज़्यादा होती हैं, और वो काफ़ी सारा ड्रिंक करने के बावजूद ना उन्हें यूफोरिया होता है, ना उन्हें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ना उन्हें इम्पेयर्ड जजमेंट होती है, और दे कीप ऑन ड्रिंकिंग टिल देयर लिवर जवाब दे जाए जब तक। तो ये मतलब आपको ये बात कि ये उन लोगों के लिए है, ये ब्लड काउंट्स या ब्लड लेवल्स जो हमने डिस्कस की, जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं। जो अल्कोहलिक होते हैं, जो रेगुलरली ड्रिंक कर रहे होते हैं, उनमें सीएनएस उनका अडाप्ट कर जाता है, और इस अडेप्टेशन की वजह से सीएनएस उनका उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता टू द सर्कुलेटिंग अल्कोहल, लिहाजा दे कंज्यूम मोर एंड दे गेट लेस इफेक्टिव, इसी को टॉलरेंस कहते हैं, एंड दे नीड टू इंक्रीज द डोजेज टू गेट द सेम किक और सेम यूफोरिया और सेम इफेक्ट। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी मैंने आपको भी बताया कि माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम जो है उसको अल्कोहल खुद इंड्यूस कर रही है, लिहाजा जब ज़्यादा एंजाइम्स माइक्रोसोमल अवेलेबल होंगे तो वो ज़्यादातर अल्कोहल की ब्रेक डाउन करेंगे। सो एक फार्माकोकाइनेटिक किस्म की टॉलरेंस भी वहाँ पे आ गई, एंड पेशेंट वुड बी नीडिंग पर्सन वुड बी नीडिंग मोर अल्कोहल टू गेट द सेम इफेक्ट। ठीक है, तो क्रॉस टॉलरेंस विद गाबामेमेटिक्स। अब ये कि जो जिन लोगों को जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर गाबामेमेटिक्स खास असर नहीं करते, और जो लोग गाबामेमेटिक्स बहुत सारे यूज करते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर अल्कोहल बहुत ज्यादा असर नहीं करती, तो इसको क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं। मार्क्ड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस, आमतौर पे जो अल्कोहल जो स्टूडेंट लाइफ में इधर उधर लोग कंज्यूम करते हैं वो तो है एक फॉर द एडवेंचर ऑफ इट करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में और अब हमारे यहाँ भी ये होना शुरू हो गया कि जो लोग बहुत सारे लाइफ में परेशानियों से, डिस्ट्रेसेस से, प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल इन द इवनिंग कि जी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, हम थोड़ा सा प्लेजेंट
हो जाते हैं, थोड़ा सा यूफोरिक हो जाते हैं, गपशप कर लेते हैं एंड वी गेट कंफर्टेबल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस उस चीज़ के ऊपर इतनी बढ़ जाती है कि उसके बगैर वो इरिटेबल रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ चूंकि टॉलरेंस डेवलप हो रही होती है, इसलिए वो विद एवरी पासिंग वीक, हर हफ्ते बाद उन्हें अपनी अल्कोहल की अमाउंट बढ़ानी पड़ती है टू गेट द सेम प्लेयर एंड सेम यूफोरिया और द सेम रिलीफ फ्रॉम देयर एंजाइटी। तो वो टॉलरेंस और ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मिलके अल्टीमेटली दे पुट हिम इनटू दैट फिजिकल डिपेंडेंस, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं। पर ठीक है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, वो उसके बगैर उनकी बॉडी में क्रेविंग शुरू हो जाती है, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनके बहुत सारी और सिम्टम्स उनमें आना शुरू हो जाते हैं, सो दे गेट एडिक्टेड टू इट। तो ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप कहीं पे टॉक्सिकोलॉजी में आप एडिक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें या पैथोलॉजी में तो टॉलरेंस से बात शुरू होती है, फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आती है और फिर फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है और उसको हम एडिक्शन कहते हैं। इसी और उसमें यूफोरिया का एलिमेंट या प्लेयर का एलिमेंट होता है उन तमाम ड्रग्स में जिनकी एडिक्शन होती है। अगर प्लेयर ना हो तो पेशेंट क्यों पिए, तो वो बेसिकली उस प्लेयर की तलाश में फिर उसकी डोज बढ़ाता जाता है एंड अल्टीमेटली वो एक अल्कोहलिक बन जाता है। ठीक है, लिवर डिजीज और उसका नुकसान उसको क्या आ रहा होता है, थोड़ा सा शाम तो शायद उसकी रंगीन हो जाती, लेकिन व्हाट ही गेट्स इज कि एक रिवर्सेबल चेंज पहले लिवर में आती, थोड़ा अरसा कंज्यूम करने से फैटी लिवर उसको हो जाता है। ये हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारे लोग जो बहुत सारी कढ़ाइयाँ और खाते खाते हैं उनका लिवर आमतौर पर फैटी होता है। ठीक है, उसमें फैट कंटेंट होता है और वो लिवर के फंक्शन को थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करता है। तो उसके बाद फिर इरिवर्सिबल बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, हेपेटिक फेलियर है, और ये मोर इन फीमेल्स होते हैं। मैंने बताया कि फॉर द कंजम्पशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल फीमेल गेट्स मोर इफेक्ट बिकॉज उनका वाटर कंटेंट भी कम होता है बॉडी का और उनके अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी जीआईटी में कम होता है। सो अल्कोहल कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग विदाउट ब्रेक डाउन। ठीक है, और उसके बाद जब ये वाली सूरत हाल हो जाती है, लिवर वीक होता है, तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अटैक्स अगर कहीं पे भी दे आर एक्सपोज टू दिस हेपेटाइटिस बी और सी, तो फॉरन they fall into that. So most of the times the patients, alcoholic patients, they end up with some kind of hepatitis or cirrhosis and hepatic liver and death. I've myself seen patients in my life जो कि wards में इस अंजाम को पहुंचे। So we should warn all the people who get a kick out of alcohol कि अल्लाह को नाराज करने के अलावा वो इस दुनिया में भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तबाह बर्बाद करने, सुसाइडल टेंडेंसीज एंड व्हाट नॉट, क्योंकि एक सीएनएस डिप्रेसेंट है। अल्टीमेटली अगर किसी पेशेंट में एंजाइटी के अलावा डिप्रेशन का एलिमेंट हो एंड ही कीप्स ऑन कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो वन डे ही विल कमिट सुसाइड। तो ये ड्यूटी है हम लोगों को वार्न करें, जो अपरेंटली एज पेशेंट्स नहीं भी हमारे पास प्रेजेंट करते, लेकिन अगर वो हमारे कांटेक्ट में है तो वी शुड वार्न देम के जीएटी के अंदर ये इरिटेशन कॉज करते हैं, खासतौर पे जो लोग प्योर विदाउट डाइल्यूटिंग इट उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि जी नीट पी हमने, तो वो वहाँ पे स्टमक की इरिटेशन करती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उसकी वजह से हो जाती हैं और पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में गायनिकोमेस्टिया इज देयर, टेस्टिकुलर एट्रोफी इज देयर एंड सॉल्ट रिटेंशन। तो ये गायनिकोमेस्टिया होगा, टेस्टिकल एट्रोफी हुई तो बंदे की जिंदगी गई। वन शुड वॉच एट व्हाट कॉस्ट ही इज टेकिंग दैट प्लेयर। तो ये हमारे यहाँ ये सोशल जो इविल है इट्स ऑन द इंक्रीज। थोड़े से लोग सेकुलर और मॉडर्निज्म के चक्कर में अब कोरोना से डर गए हैं, तो एक अलग बात है, वरना ये फजूल किस्म की चीजें आर ऑन द राइज। से बचाए। सीवीएस के ऊपर इनका इफेक्ट जनरली इज हाइपरटेंशन, एनीमिया, कार्डियोमायोपैथी, एरिथमियास
और एक इफेक्ट इनका ये कि HDL को ये इंक्रीज करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को। आपको अगर आपने डिस्लिपिडीमियाज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जब ब्लड में हमने डिस्कस किया, मैंने वो पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको कि इट इज इनफैक्ट द रेशियो बिटवीन VLDL, वेरी लाइट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड HDL which matters. HDL is the healthy good cholesterol and VLDL is the bad cholesterol. तो ये HDL के लेवल को थोड़ा सा चूंकि बढ़ाती है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी अल्कोहल पीने वाले को हार्ट अटैक नहीं होता, तो यूं नहीं होता, तो नहीं होता। थोड़ी सी HDL की इंक्रीज के साथ ये और इतनी सारी और बीमारियां जो लग रही होती हैं, तो इसका ये थोड़ा सा कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल जो है वो डज नॉट रियली मैटर। लेकिन लोग जो कंज्यूम करते हैं इसको, वो समटाइम्स कम अप विद दिस पॉइंट कि जी ये कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। यू मस्ट रिमेंबर दिस सो दैट यू कैन आगो बढ़ते हैं। ठीक है। CNS पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी विच इज़ वेरी कॉमन। अक्सर लोगों में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नमनेस हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ की, उंगलियों की, पैर सुन रहना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों में फिर थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B1 ये होता है, लेकिन ये रेयरली होता है। ये न्यूरोपैथी तो काफ़ी लोगों में हो जाती है। रेयरली ये थायमिन की डेफिशिएंसी जो है अगर हो जाए तो उसको वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ये हमारे यहाँ इतना नहीं पाया जाता, लेकिन ये नाम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये रशियन एक नेम है। रशिया में बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम की जाती। वोडका वो लोग पीते हैं, आलू से जो मतलब पोटैटो की शराब होती, उसको दे कंज्यूम इट अलॉट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती, और दे गेट देयर कैलोरी नीड फ्रॉम अल्कोहल। तो उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं और रेगुलरली करते हैं, तो इस किस्म के सिंड्रोम्स प्रेजेंटेशन उनकी होती है कि एटेक्सिया होता है, उन्हें रहने लगता है, कन्फ्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड होती है, और पैरालिसिस होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की। उनका दोनों आंखों को अगर आप उन्हें सामने से देखें तो वो एक हल्का सा स्क्विंट होता है, और एक उनका आईबॉल ऊपर को और बाहर को लेटरली एंड अपवर्ड मूव किया होता है, और वो मुस्तकिल उसी कंडीशन में रहता है। आँख की एक खास शक्ल बन जाती है, ऊपर को उठी हुई और ऊपर को देखती रही। ठीक है। तो ये इसको हम वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। तो इसको उन्होंने बाद में पता चलाया कि थायमिन की डेफिशिएंसी से, क्योंकि विटामिन B सीरीज का एक विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी अगर अल्कोहल के बगैर भी हो तो उन लोगों में इस किस्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशनल शॉर्टफॉल उनके अंदर, पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से और बहुत सारी और वजूहत की वजह से। इनफैक्ट व्हाट द अल्कोहलिक्स डू, दे स्टार्ट फिलिंग देयर कैलोरिक नीड्स फ्रॉम अल्कोहल। वो वैसे ही डाइट के इतने शौकीन नहीं रहते, दे गेट देयर कैलोरीज फ्रॉम द अल्कोहल, तो उनमें फिर विटामिन की शॉर्टेज हो जाना बहुत। उसी में एक कॉर्सकॉफ साइकोसिस भी है, जिसमें मेमोरी डिसऑर्डर भी साथ हो जाता है। इन सारी चीज़ों के अलावा एटेक्सिया, कन्फ्यूजन एंड पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के साथ साथ अगर मेमोरी लॉस भी हो जाए तो उसको हम कॉर्सकॉफ साइकोसिस कहते हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, शुक्र है अल्लाह के हमारे यहाँ ख़वातीन तो कंज्यूम बिल्कुल बहुत कम करती हैं, और अगर करें भी तो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करती। लेकिन वेस्ट में चूँकि जो लोग अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दोज गर्ल्स व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, तो उनके बच्चों के साथ क्या होता है, उसको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। कि टेरेटोजेनिसिटी मतलब फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, मेल फॉर्मेशन ऑफ लेंस और इस तरह की उनमें टेरेटोजेनिसिटी नज़र आती। मेंटल रिटार्डेशन उस बच्चे की, फीटस की, व्हेन ही ग्रोज अप, तो उसके मेंटल लेवल इज पुअर एंड ही इज ए पुअर लर्नर। ग्रोथ की डेफिशिएंसीज उसमें आती हैं। अंडरवेट होता है बेबी, माइक्रोसेफेली, उसके हेड का साइज छोटा होता है। मिड फेशियल डिप्रेशन, एल्कोहलिक मदर्स के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ये मिड पोर्शन, जो फेस का बीच वाला पार्ट है, नाक वाला हिस्सा जो है, ये सप्रेस्ड होता है। ये टिपिकल एक फीचर है मिड फेशियल डिप्रेशन का। अगर आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको स्ट्रीट्स में फिरते हुए ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जिनका चेहरा बीच में से, जैसे वो पंच फेस बिल्ली होती है ना, उस टाइप की एक उनका एक फीचर बन जाता है कि चेहरा बीच में से दबा हुआ होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द
फेस। ठीक है, तो ये वो बच्चे जो वर बॉर्न टू द अल्कोहलिक मदर्स, उनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसको फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह नियोप्लाज़िया, इट्स नॉट अ प्राइमरी कार्सिनोजन, ये मतलब कोई इटसेल्फ कैंसर कॉज नहीं करता, लेकिन ये कि ये हेपेटाइटिस कर रहा है, सिरोसिस कर रहा है, उसके अलावा जीआईटी में मुस्तकिल इरिटेशन कर रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। Immune system is generally compromised, hepatitis, pancreatitis, infectious pneumonias, इस किस्म की चीज़ें इन लोगों में जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं काफ़ी पाई जाती हैं। ट्रीटमेंट, ठीक है, अब आपकी डॉक्टरी बीच में आ गई कि आप इस पे कुछ में पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, तीनों सूरत हाल मैंने बताई कि हमारे लिए तीन क्लिनिकल सूरत हाल हैं। एक एक्यूट इंटॉक्सिकेशन है, एक एल्कोहलिज्म है, क्रॉनिक मतलब जो है, और तीसरा अगर किसी की एल्कोहल छुड़वानी है तो उसके अंदर पे विथड्रॉल सिम्पटम आएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आपने कैसे मैनेज करना है, अलग अलग हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में हम ये करते हैं कि वाइटल साइंस पेशेंट होश में भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, तो उसकी पल्स, ब्लड प्रेशर, ये वो सारे कुछ को मेंटेन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उसकी एस्पिरेशन को, चूंकि वो वॉमिटिंग कर रहा होता है समटाइम्स, तो उसका वॉमिटिस उसके ब्रोंकाई के अंदर ना चला जाए या उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, तो इसके लिए हम उसको करवट दिला के रखते हैं, उसको सीधा नहीं लेटने देते, वरना वो लेटे लोटे बेहोशी की हालत में वॉमिट करेगा तो उसके मुंह के अंदर ही वो सारी एस्पिरेट करके उसके लंग्स में जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम करवट दिला के रखते हैं। और इसी तरह से एनेस्थीसिया से जो पेशेंट रिकवर कर रहा होता है और वॉमिटिंग समटाइम्स करता है, तो उसको भी हम एस्पिरेशन से बचाने के लिए उसको साइड वाइज करवट दे देते हैं। आईवी डेक्सट्रोज दिया जाता है, उससे शायद अल्कोहल थोड़ी सी डिल्यूट हो जाती है ब्लड के अंदर, क्योंकि आप बाहर से बहुत सारा फ्लूइड दे देते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स उससे जो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स डेक्सट्रोज देने से और नॉर्मल सलाइन देने से करेक्ट हो जाएंगे। और थायमीन, जो कि विटामिन B1 मैंने बताया कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है अल्कोहलिक्स में, और अगर वर्निक-कॉर्सकॉफ सिंड्रोम बंदे के अंदर नजर आ रहा है, उसकी अपीयरेंस से आपको पता चल रहा है वो होश में है, और उसकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये इसके अंदर एटेक्सिया भी है, और इसके अंदर कन्फ्यूजनल स्टेट भी है, और इसके एक्स्ट्रा मसल भी ऊपर को उठा हुआ है उसका प्यूपल, तो हम उसको विटामिन B1 यानी थायमीन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें, आईवी डेक्सट्रोज दे दें, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके खुद ही करेक्ट हो जाएंगे, उससे थायमीन दे दें, और वाइटल साइंस को मेंटेन रखें, एस्पिरेट करने से बचा लें, तो 15-20 मिनट में बैठ जाएगा, और फिर धीरे बैठ। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन है अल्कोहलिज्म। एक जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है उसको हमने कैसे ठीक करना है। एक नैल्ट्रेक्सोन है, ये मैंने ओपियाइड एंटागोनिस्ट में पढ़ाया आपको। इसका ये समहाउ अल्कोहल के इफेक्ट को कम कर या उस प्लेयर को नहीं आने देता, जो प्लेयर या किक या यूफोरिया पेशेंट्स को अल्कोहल कंज्यूम करने से मिलता है। अगर आप उनको नैल्ट्रेक्सोन दे दें तो अल्कोहल का इफेक्ट उनके ऊपर कम होता है। कैम्प्रोसाइट एक और ड्रग है जो कि ग्लूटामेट रिसेप्टर्स की एंटागोनिस्ट है। इसका भी कोई रोल है, क्योंकि हमें अल्कोहल का मैकेनिज्म ही नहीं पता, इसलिए हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस तरह से ये ड्रग, ये पता है कि ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन ये क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में क्यों हेल्प करती है, क्यों पेशेंट को पुट ऑफ कर देती है अल्कोहल से, या उसके प्लेयर को फ्लैटन कर देती है, वी आर नॉट श्योर, बट दिस इज ऑल्सो डाइसल्फाम। तीसरी ड्रग मैंने बताया कि जो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड में, और उसकी वजह से नाउजिया और हेडेक और वो सब कुछ होता है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द प्लेयर, the patient gets headache and nausea and vomiting, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हर रोज उसके साथ ही सीन होता है, वो अल्कोहल कंज्यूम करना कम कर देता है, या उसका दिल ही नहीं करता है अल्कोहल पीने को। समटाइम्स ये पेशेंट्स खुद टच द डॉक्टर्स के भी मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी फैमिली पिक्चर उठ गई, मेरी बिजनेस तबाह हो गया, मुझे इस अल्कोहलिज्म में से निकालें। एंड समटाइम्स द फैमिली ब्रिंग्स हिम टू यू कि जी हमारा एक बच्चा है या बड़ा है या बाबा है, वो इस तरह से एडिक्ट हो गया, तो उसको आप तो
विद बेस्ट रिजल्ट्स इसमें तभी आते हैं जब पेशेंट की कॉन्सेंट इसमें शामिल होती है और पेशेंट खुद भी छोड़ना चाह रहा होता है, और ये चीज़ें देने के साथ साथ आप उसका सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है उसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसकी कंपनी को बदलते हैं, वो अल्टीमेटली अल्कोहल से जान छुड़ा लेता है और फिर सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहता है। विथड्रॉल सिंड्रोम ये तीसरी सिचुएशन है जिसमें अगर किसी बंदे को अल्कोहल आप छुड़ा दें, वो अल्कोहल खुद छोड़ना चाहता है या आपने उसको छुड़वा दी है या उसको मैसर नहीं है, तो उस सूरत में ही सफर्स फ्रॉम इंसोम्निया, ट्रेमर, एंजाइटी, सीज़र्स, यानी इसको फिट्स पड़ना शुरू हो सकते हैं। डिलीरियम ट्रेमन्स ये बहुत ही अखीर किस्म की मतलब विथड्रॉल सिम्टम्स होती हैं जिसमें पेशेंट टोटली कंफ्यूज होता है और उसको समझ डिलीरियस होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पे है और उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो एरिथमियास हो सकते हैं, नाउजिया, डायरिया, स्वेटिंग, ये सब कुछ विथड्रॉल के सिम्टम है। तो उसमें आपके पास आपने क्या करना है कि आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करनी है, उसको नॉर्मल सेलाइन देना है या आईवी डेक्सट्रोज दे देना है, उसको थायमीन देनी है और उसको बेंजोडाइजिपीन, ज़ोलोरेज़ेपाम, लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग डिपेंडिंग ऑन द लिवर स्टेटस, उसका जो लिवर का स्टेटस है, अगर लिवर ठीक काम कर रहा है तो लॉन्ग एक्टिंग डाइजिपाम, और अगर लिवर थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है तो शॉर्ट एक्टिंग डाइजिपाम देके आप उसको स्विच ओवर। मैंने शुरू में बताया था कि अल्कोहल इज बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक, तो बेंजोडाइजिपीन्स आर सेडेटिव हिप्नोटिक्स, तो हम उसको अल्कोहल की बजाय बेंजोडाइजिपीन्स पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मॉर्फिन की एडिक्शन में वो उसको मेथाडोन और उन ड्रग्स के ऊपर जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम उसको बेंजोडाइजिपीन्स देना शुरू कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमको टेपर ऑफ कर दिया जाता है विद 3-4 डेज और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो एक दफ़ा वो फिजिकल डिपेंडेंस में निकल आता है तो फिर ही नीड्स काउंसलिंग एंड रीअश्योरेंस ताकि वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में से भी निकले तो उसकी ज़िंदगी इसके बाद बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस, ये आपको तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग से शुड नो। ये बस ये आखिरी स्लाइड है, उसके बाद फिर वो रिवीजन के लिए मैंने एक और स्लाइड रखी है। ये एथेनॉल हमने पढ़ ली, इसका एक्यूट इंटॉक्सिकेशन भी, अल्कोहलिज्म भी, विथड्रॉल भी। अब भी एक मेथेनॉल होता है, इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, जिसको आम जबान में हम स्पिरिट कहते हैं। तो ये वुड अल्कोहल भी इसको कहते हैं, ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है और हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब लोग जब उनको कोई नशा करने को दिल करता है और अल्कोहल उनको मैसर नहीं होती है, बहुत महंगी लगती है, तो व्हाट डू दे डू कि वो मेथनॉल को कंज्यूम कर लेते हैं या एक्सीडेंटली भी कोई बंदा इसको कंज्यूम कर सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है वो आपको अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जी इतने लोग कच्ची शराब पी के तो अंधे हो गए। सबसे पहले विजुअल डिसफंक्शन होता है इसमें और जीएटी डिस्ट्रेस होता है, वॉमिटिंग शॉमिटिंग तो होती, ब्रेथलेसनेस हो जाती और ब्लाइंडनेस हो जाती और कॉमा हो जाता। तो ये सब कुछ को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम उस पेशेंट को, अब उसमें जब उन्होंने उसको स्टडी किया कि ये मेथनॉल पॉइजनिंग से, एथेनॉल से तो इतना कुछ नहीं हो रहा था, ये मेथनॉल से क्यों होना शुरू हो गया, तो पता चला कि जैसे एथेनॉल में उसका पहला ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो था वो एसिटाल्डिहाइड था। ठीक है, तो इसमें मेथनॉल का जो पहला ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो फॉर्मल्डिहाइड है और जो दूसरा ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो फॉर्मिक एसिड है। तो बेसिकली ये फॉर्मल्डिहाइड जो है इसके ये इफेक्ट्स हैं सारे के सारे, ये विजुअल डिसफंक्शन वाले भी और ब्लाइंडनेस वाले भी, और ये सारे इफेक्ट्स फॉर्मल्डिहाइड के हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम उस मेथनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होने से बचा लें, तो उसको बचाने के लिए ये फोमेपिजोल एक ड्रग है जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देती। पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये ड्रग है जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देती, ये वाली ड्रग है। ठीक है, ये जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो मेथनॉल की ब्रेकडाउन इनटू फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ मेथनॉल होगा तो वो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बना रहा होगा। जब इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे इस ड्रग से तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, और जब फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा तो पेशेंट वुड बी सेव्ड फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स कॉज्ड बाय फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, या दूसरा एक वो तरीका ये है कि वो ये कहते हैं कि इसको एथेनॉल दे दो,
मेथनॉल की पॉइजनिंग हुई है तो उसको एथेनॉल दे दो, वो जो सारा एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वो एथेनॉल के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी इसके लिए ज़्यादा होती है। तो वो वो जो एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहा था मेथनॉल इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, वो सारे का सारा एथेनॉल की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व हो जाएगा और एसिटाल्डिहाइड बना देगा, एंड लॉट ऑफ एंजाइम वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ मेथनॉल इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस कंपटीशन की वजह से मेथनॉल की ब्रेकडाउन नहीं होगी, सो देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये मतलब एक ऐसा आयरनी है, या एक कह लें कि द गुड पॉइंट अबाउट एथनॉल आई कैन फाइंड इज कि मेथनॉल की पॉइजनिंग में इट कम्स एज अ वेरी इफेक्टिव लाइफ सेविंग ड्रग, ये मतलब बन जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा। इंटरेस्टिंग भी है कि मेथनॉल की पॉइजनिंग में हम एथनॉल दे के पेशेंट बचा सकते हैं या फोमेपिजोल दे के। इसी तरह से एथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग, ये भी एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है जो कि यूज होती है। ये सीवियर एसिडोसिस करती है और रीनल डैमेज करती है। और इसका भी जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, जैसे मेथिनॉल का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट was फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकॉल का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। और ये इसी तरह से ये जैसे फॉर्मेल्डिहाइड वाज डैमेजिंग फॉर द हेल्थ, इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड जो है वो सीवियर एसिडोसिस करता है और रीनल डैमेज करता है। तो इसकी ट्रीटमेंट भी यही कि हम फोमेपिजोल दे दें जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करते हैं, या हम एथेनॉल दे दें ताकि सारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एथेनॉल की ब्रेकडाउन में लग जाए और एथिलीन ग्लाइकॉल की ब्रेकडाउन ऑक्सैलिक एसिड में होने से रुक जाए। ठीक है, और पेशेंट एडवर्स इफेक्ट से। तो इन दोनों एथिलीन ग्लाइकॉल और मेथनॉल की पॉइजनिंग में अल्कोहल हैज ए थेरेप्यूटिक, ये आपको याद रहना चाहिए, जो इंटरेस्टिंग सी बात है। इसलिए एग्जामिनर्स समटाइम्स पूछ लेते हैं कि मेथनॉल की पॉइजनिंग का एक्यूट इंटॉक्सिकेशन का पेशेंट अगर आपके पास आया तो व्हाट वुड यू डू। ठीक है, इट शुड इमीडिएटली कम टू योर माइंड कि हम एथेनॉल देके उसको बचा सकते हैं या फोमेपिजोल देके बचा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देंगी या उसको कंज्यूम कर लेंगी। दैट इज इट। अल्कोहल्स इसके साथ हमने कंक्लूड की। ये चैप्टर के शुरू में रखने की जगह मैंने इस पे एलडी ये रखा है कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स कौन सी होती है और उनके एंटागनिस्ट कौन से होते हैं। ये देख लें, अल्कोहल्स में एथेनॉल, मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका एक रिव्यू हो जाएगा लेक्चर का क्विकली। ड्रग्स टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं। थायमीन देते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कि उसकी अल्कोहलिक्स में हुई होती है, या दूसरी तरफ हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स देते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म अगर देना हो तो डाइज़ेपाम देते हैं। ये विड्रॉल को मैनेज करने के लिए थायमीन और सेडेटिव हिप्नोटिक्स हमें याद रखने चाहिए। ड्रग्स टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस, अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का शिकार है कोई पेशेंट तो उसके लिए डाइसल्फिराम है जो बॉडी में एसिटाल्डिहाइड को बिल्ड करती है और उसमें नाउजिया का डेवलप कर देती है, और पेशेंट एवरी टाइम ही कंज्यूम्स अल्कोहल तो मजा आने की बजाय उसको नाउजिया आना शुरू हो जाता है। सबसे इफेक्टिव ये ड्रग है नेल्ट्रेक्सोन जो कि ओपियोइड रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है। इसका भी कुछ रूल है, ये भी प्लेयर एलिमेंट जो है अल्कोहल में से उसको नहीं आने देता। और ये तीसरी ड्रग जो कि ग्लूटामेट रिसेप्टर की एंटागनिस्ट है, ये भी समहाउ अल्कोहल का जो यूफोरिक और प्लेयर वाला इफेक्ट था उसको नहीं आने देती, सो पेशेंट गेट्स बोर्ड और अल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ देता है। ड्रग्स टू ट्रीट एक्यूट मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल इंटॉक्सिकेशन, अगर मेथनॉल से या एथिलीन ग्लाइकॉल से जो दो और अल्कोहल हमने आज पढ़ी एंड पे चैप्टर के, अगर उनकी इंटॉक्सिकेशन हो गई तो उसमें कौन सी ड्रग्स देते हैं, उसमें एथेनॉल एक थेरेप्यूटिक ड्रग के तौर पे आ जाती है, और फोमेपिजोल जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है ये आ जाती है। अल्कोहल एथिनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कंज्यूम कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और वो मेथनॉल की ब्रेकडाउन नहीं कर पाता, और फोमेपिजोल जो है वो वैसे एंजाइम की इनहिबिटर है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अल्कोहल क्या चीज़ है और ये क्या करती है और हमने इसके साथ क्या करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन
awesome, ठीक है। मैं एक सेकेंड आपका चैट बॉक्स खोल लेता हूँ यहाँ से। जी बेटे, कोई क्वेश्चन किसी का? सब सो गए क्या? या अल्कोहल? हाँ, इसको इनफैक्ट जब इसको कच्ची शराब इसलिए कहते हैं कि मैनी पीपल हु ट्राई टू ब्रू अल्कोहल प्राइवेटली, लोग उन्होंने भट्टियां लगाई होती हैं हमारे रूरल एरियाज में और शराब बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो एथेनॉल तो नहीं बना पाते, वो मेथनॉल पे एंड अप करते हैं और इसलिए उसको हम कच्ची शराब कहते हैं कि बेचारे घर से शराब बनाने चले थे एंड दे एंडेड अप विद मेथनॉल और उससे अपने आप को अंधा कर बैठे। बेटे ये गायनिकोमेस्टिया मतलब मेल्स के अंदर फीमेल्स वाली फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, इससे ज्यादा और एंडोक्राइन के इफेक्ट्स आपको मैं क्या बताऊं। ठीक है, बहुत सारे और इफेक्ट्स भी मेटाबॉलिक आहिस्ता आहिस्ता लिपिड मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस और ग्लूकोज लेवल में कुछ चेंजेस शायद आती हो, लेकिन ये जो उसके जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि probably with their effect on estrogen and other androgens ये gynecomastia और testicular atrophy हो जाता है। अच्छा, आपने ने पूछा है कि in acute effects it causes vasodilation, in chronic it causes hypertension. हाँ, गुड, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये पैराडॉक्स मुझे भी लेक्चर में पढ़ते वक्त नजर आया था कि क्रोनिक इफेक्ट्स इसके और हैं और एक्यूट इफेक्ट्स और हैं। एक्यूट इफेक्ट्स में ये होता है कि इसका जो मैंने बताया था कि लो डोजेज के ऊपर भी इसके कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और उन लो डोजेज के ऊपर इसके कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स ये होते हैं कि हार्ट इज स्लो डाउन, इसका डिप्रेशन इफेक्ट हार्ट के ऊपर होता है विच कॉजेज द लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। क्रॉनिक कंडीशन में कैसे ही हाइपरटेंशन क्रिएट करती है, इसकी प्रोबेबली वजह ये कि एंजाइटी का लेवल इन पेशेंट्स का बढ़ता चला जाता है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सोशली आइसोलेट होते चले जाते हैं, दे गेट ट्रबल एट देयर वर्क प्लेस, दे गेट ट्रबल विद देयर फैमिलीज, और जिस एंजाइटी की रिलीफ के लिए उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू की थी वो एंजाइटी उनकी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है और उसके लिए वो मज़ीद अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और मज़ीद उनकी सराउंडिंग के साथ उनकी रिलेशनशिप स्पॉइल होती, प्रॉबेबली दैट इज हाउ उनकी एंजाइटी जो है वो इनहेंस होती चली जाती है एंड दे एंड अप एज हाइपरटेंसिस। And how do people consume ethylene glycol? Maybe salt retention leads to hypertension, but acutely it could cause. नहीं बेटे, एथिलीन ग्लाइकॉल कोई भी नशे के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। दिस इज प्योरली इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये इसकी एक्सीडेंटल इंजेक्शन हो जाए कहीं पे या कोई पी ले या कोई समझे कि इससे उसको प्लेयर मिलेगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंज्यूम्ड एज अ ड्रग ऑफ अब्यूज। ठीक है, तो वो हाइपोटेंशन की वजह वही जो कार्डियक डिप्रेशन मैंने पहली स्लाइड में अगर आपको याद हो, इफ आई कैन गो बैक टू दैट, मैंने बताया था एक्यूट इफेक्ट्स अल्कोहल के, तो उसमें मैं बताया था कि इवन द स्मॉलर अमाउंट्स कॉज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसिव इफेक्ट, उसकी वजह से हाइपोटेंशन होती है। जी, और कोई क्वेश्चन? आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, और जब इसका हमें मैकेनिज्म ही नहीं पता तो बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ रिलेटेड हैं, बेसिकली उन सारी ऑब्जर्वेशंस को जो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में हम पेशेंट्स में देखते हैं और क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में देखते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके और उनसे जान छुड़ाने के तरीका है कार के ऊपर हमने गुफ्तगू की। बाकी ये क्या करती है और किस तरह से एरिथमियाज जनरेट करती है और किस तरह से ये अंदर बॉडी के अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी करती है वगैरह वगैरह, ये हमें इसका कुछ नहीं पता कि ये कैसे करती। और ये मतलब दिस इज फेलियर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो एक अल्कोहल का जैसी चीज को जो कि सदियों से इस्तेमाल हो रही, उसका मैकेनिज्म आज तक नहीं जान सके। ठीक है, विद दिस टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट श्योर क्या लेक्चर है मेरा आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।